नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन 24 की खबर, जहां हम आपको दिखाते हैं सियासत से जुड़ी तमाम खबरें। और आज का दिन बेहद खास है राजस्थान के लिहाज से, तो चलिए शुरुआत हम राजस्थान से ही करेंगे। राजस्थान में नए सीएम को लेकर सस्पेंस अब समाप्त हो गया है। दरअसल सांगानेर सीट से विधायक बने भजन लाल शर्मा की राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों ने विधायक दल की बैठक के बाद भजन लाल शर्मा के नाम पर मोहर लगा दी। आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया। और इसके साथ ही राजस्थान में दो डिप्टी सीएम बनाने का भी ऐलान कर दिया गया। दिया कुमारी और इनके साथ ही प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। वासुदेव देवनानी विधानसभा के स्पीकर तय किए गए हैं। तमाम ये जानकारी आज राजस्थान से निकलकर सामने आई है। तो देखिए, दो उप मुख्यमंत्री राजस्थान में बीजेपी ने दिए हैं और इसको लेकर भी राजनाथ सिंह की तरफ से जानकारी दी गई। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के बाद किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री ने पूरा राजस्थान घुमा हुआ है और इनके नाम का प्रस्ताव खुद वसुंधरा राजे ने रखा था। और साथ ही साथ मीणा से जब पूछा गया क्या आपका नाम भी चर्चाओं में था, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि ना तो उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए चर्चाओं में था और ना ही उनका नाम मंत्री के लिए चर्चाओं में है। ऐसा देखो, हम कोई क्षेत्रवाद नहीं फैलाना चाहते, लेकिन मेरे को ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ और एक अनुभवी व्यक्ति को जो 3 बार हमारे पार्टी का महामंत्री रहा, जिसने पूरे राजस्थान को घुमा हुआ है, वो मुख्यमंत्री बन गए। बड़ी खुशी की बात है। सर, अब सुनने में आ रहा है कि संगठन में उन्होंने 20 साल से काम किया, अब आपको भी जो है मंत्रालय मिलने वाला है। सर, ये बात सही है? नहीं, मेरे को कोई पता नहीं है। मैंने पहले कह दिया था मैं मुख्यमंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ और अब कह के जा रहा हूँ मंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ। नहीं, दिखाओ, आप देख सकते हो, ये दिखावे की खुशी है क्या? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को शायद इतिहास नहीं मालूम है। मूल मुद्दा जातीय जनगणना का है, भागीदारी का है, देश का धन किसके हाथों में जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर ये लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इससे डरते हैं, भागते हैं। तो एक बार फिर से राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। लाइफ दे दी, लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए। सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है। 2024 के चुनाव के दौरान धारा 370 का मुद्दा अहम रहने वाला है और इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में अब बयानबाजी भी खूब देखने को मिल रही है। इसी मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पता नहीं इन लोगों ने नेहरू जी के खिलाफ इतना जहर क्यों रखा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि J&K में चुनाव हो और तस्वीर साफ हो। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से धारा 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा गया कि ये पूरी तरह से संवैधानिक है। इसी के बाद से
सियासी चर्चा बढ़ गई। इन लोगों को क्यों इतना वेनम है? नेहरू जिम्मेवार नहीं है। जब ये आर्टिकल आया था उस वक्त सरदार पटेल साहब थे यहाँ पे, नेहरू तो खुद अमेरिका में था, और कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें श्यामा प्रसाद। वहीं अनुच्छेद 370 के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रतिक्रिया दी, साथ ही विरोधियों पर निशाना भी साधा। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, ये संवैधानिक पीठ का निर्णय है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में अब विकास होगा और धारा 370 को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर लगातार अब देखा जा रहा है कि सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है और इसी फेरिस्त में ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना करते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है। सारे पक्षों को सुन करके उन्होंने फैसला दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है। कल इसका जिक्र हमारे गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिजर्वेशन बिल पे बोलते हुए भी कहा, फिर भी उनके समझ में नहीं आया तो फिर उनकी मर्जी। 2024 के चुनाव में ओबीसी का मुद्दा बेहद अहम रहने वाला है और इसको लेकर बयानबाजी जोरों पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और पीएम मोदी पर जुबानी हमला बोलते राहुल गांधी नजर आए। हमारा भी ओबीसी था, इन्होंने ओबीसी दिया, ठीक है, वो इशू नहीं है। सवाल यह है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं और जो ओबीसी हैं उनका कोने में ऑफिस है। तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओबीसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी से पहले ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाए गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को हमने मुख्यमंत्री बनाया है। ओबीसी का ये वो मुद्दा है जिसको लेकर आजकल देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि हम ओबीसी समाज को आगे लेकर गए हैं, इधर कांग्रेस का कहना है कि हम हमेशा ओबीसी समाज के साथ रखेंगे। इसी फेरिस्त में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान अब चर्चाओं में आ गया है। उन्होंने कहा कि हमने ओबीसी के मुख्यमंत्री पहले बनाए गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अशोक गहलोत और भूपेश बघेल का एग्जाम्पल भी एक तरह से दिया। तो पहले जो ओबीसी थे भाई, अशोक गहलोत क्या ओबीसी नहीं है क्या? भूपेश बघेल क्या है ओबीसी नहीं है? पहले वहां तो पहले से ओबीसी थे भाई। अशोक गहलोत क्या है ओबीसी नहीं है क्या? भूपेश बघेल क्या है ओबीसी नहीं है? पहले वहां तो पहले जो मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया सीएम घोषित किया गया और इस पर ओबीसी का मुद्दा एक बार फिर से देश की राजनीति में गर्मा गया। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का विजन है कि दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और सभी वर्गों को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि हम 350 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। है कि बीजेपी ने लोकसभा की तैयारी की है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी और सभी वर्गों को न्याय देने की उनका मिशन है। इस तरह छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय को जो ट्राइबल समाज के हैं उनको वहां का मुख्यमंत्री बनाया है। मोहन यादव जी जो मतलब मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज के नेता है, उनको वहां का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हो। 2024 के चुनाव में कड़ा मुकाबला इंडिया गठबंधन और इंडिया के बीच में होने वाला है। माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में होने वाला है। इसी को लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का मुद्दा, जो कि लगातार तमाम पार्टियों के
बयानों में देखा जा रहा है कि धीरज साहू के परिसर पर आईटी की छापेमारी, इसे लेकर कांग्रेस को निशाने पर लेते नजर आए। साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भी हमला बोला के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ये पैसे मोदी जी को हराने के लिए इकट्ठे किए गए थे। इसके भ्रष्टाचार के सारे चेहरे उजागर होंगे। ये पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे मोदी जी को हराने के लिए, और अभी तक इंडी घमंडिया गवर्नमेंट का, गठबंधन का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। 2024 का चुनाव नजदीक है और इससे पहले कि आरोप प्रत्यारोप का दौर और आगे बढ़े, इसी बीच में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर एक जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। धीरज साहू के यहाँ देश में चल रही सबसे भ्रष्ट गतिविधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी से कांग्रेस और उनके साथ के लोगों के चेहरे उजागर हो गए। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी अपने गलत कामों से बच नहीं सकती और उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। See, Congress party and corruption, these are two synonymous words. The ongoing IT raids against Dhiraj Sahu and all other corrupt activities happening around the country by the Congress and its allies are getting exposed. So Congress party. मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सबकी सोच से अलग एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद दिया और इसके बाद मोहन यादव को जिम्मेदारी मिली और इसी को लेकर अब बीजेपी विधायक दल के नेता मोहन यादव ने बयान देते हुए कहा कि हम मध्य प्रदेश में विकास पर फोकस रखेंगे। नहीं हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, इसलिए सामान्य दिन की तरह लिया, लेकिन ये बात सही कि जवाबदारी हमको सेवक के नाते से मिली है और सेवा की भावना के आधार पर क्या जनता के बीच में कर सकते हैं और कितनी सेवा कर सकते हैं, ये लगातार उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। और कल चूँकि पहले शपथ का कार्यक्रम है तो स्वाभाविक रूप से सारे बड़े बड़े हमारे जो मार्गदर्शक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नड्डा जी, माननीय योगी जी, उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है, तो कहीं हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर भी और आम जनता की गरिमा के साथ। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी अब बीजेपी ने मोहन यादव को दी, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार तेजी से कार्य करेगी, जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य होगा, विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। के चुनाव को लेकर पंजाब कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी और इसके लिए नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। इसी को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी 13 की 13 लोकसभा सीटों पर हम तैयार हैं, हम पूरी तरह से तैयारियों में जुटे। प्रदेश अध्यक्षों को, सीएलपी लीडर्स को ये कह चुकी है कि भाई तैयारी शुरू करो, किसी समय भी कल को अगर इलेक्शन आते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो और कहाँ से किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से कैंपेन स्टार्ट करनी है और कौन कौन उम्मीदवार होंगे और क्या मापदंड है कि कैसे व्यक्ति जीत पाएगा और कौन जीतेगा, और इसमें तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप ज़रा
जेजेपी ने मिशन 2024 को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जेजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है। इसी के तहत महिला सखी और बूथ योद्धा भी बनाई जा रही है। साथ ही खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनकर और लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने में जुटे। अच्छा रिस्पांस है और प्रदेश भर में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार सदस्यता अभियान को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मजबूती से लेकर आगे बढ़ने का काम किया है। मैं आज सुबह नलवा भी था, जहाँ पर हर गांव के अंदर सैकड़ों महिला सखी जो बूथ पर जोड़ी है नैना चौटाला जी ने, बूथ योद्धा और बूथ कार्यकर्ता, उनसे मुलाकात भी हुई और संगठन के विस्तार के ऊपर विभिन्न विषयों पर चर्चा। और मैं मानता हूं कि सदस्यता अभियान से नए लोग पार्टी में जुड़े। तो क्या माना था 2024 में हर मुद्दा अहम है और इन दिनों आम आदमी पार्टी भी हर मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने बीजेपी सरकार को घेरा। कोई भी योजना जिसका खूब प्रचार प्रसार किया जाता है, घोषणाएं की जाती हैं, वो जमीन पर लागू नहीं होती। उदाहरण के तौर पर हरियाणा सरकार ने ये कहा था कि हर सरकारी अस्पताल में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे ताकि हरियाणा के लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सके। लेकिन आज के दिन में 8 साल बीत जाने के बाद भी 93 औषधि केंद्र खुले और उनमें से 58 औषधि केंद्र जन औषधि केंद्र बंद भी हो चुके हैं। बाकी के जो चल रहे हैं उनमें भी दवाइयां नहीं मिलती, ठप पड़े हैं पूरी तरह से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने 533 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, जिनमें सभी टेस्ट। एक और जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली की बात कह रही है और दावा हो रहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर लोगों को बिजली के बिलों से मुक्ति मिलेगी, तो वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह का कहना है कि दिल्ली की अधिकतर इंडस्ट्री अब हरियाणा में आ रही है। वो बिजली फ्री की बात कर रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में जितनी इंडस्ट्रीज बाहर से शिफ्ट हो रही है, सब दिल्ली की इंडस्ट्रीज बाहर आ रही है। गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी, बहादुरगढ़, सोनीपत, ये सारी उनकी आ रही है। दिल्ली से इंडस्ट्री ज़्यादा शिफ्ट हो रही है, मतलब 50% तो दिल्ली से आ रही हैं। इसके बाद सेकंड हमारा जो है, जितने ग्रुप हाउसेज आ रहे हैं, चाहे वो यूनिटेक के हैं, डीएलएफ के हैं, चाहे आपका इनका वाटिका का है या टीडीआई है, जितने भी आ रहे हैं, पारसनाथ हैं, उन सबको हम 6-6 स्टोरी, उनकी 20-20 स्टोरी ऊपर बने हैं। एक फ्लैट में 4-4 रूम हैं, उन सब में एसी लग रहे हैं। उस दिल्ली के लोगों की शिफ्टिंग या बाहर के लोग जो आ रहे हैं उनको हम उनको। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर लोगों के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा आज कानून व्यवस्था खराब है, महंगाई चरम पर है। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में किसान काफी परेशान थे। महंगाई है, ये कानून व्यवस्था है, जिस प्रकार से किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कर्मचारी परेशान है, गाड़ी है, महंगाई है, ये कानून व्यवस्था है, जिस प्रकार से किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कर्मचारी परेशान है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरा है। लगातार देखा जा रहा है किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पोर्टल्स को लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अक्सर बयान दिया करते हैं। एक बार फिर से सरकार को निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेते नजर आए। इधर हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जल्द शुरू होने वाला है और इसी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। वहीं सत्ता पक्ष की भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने की तैयारी पूरी है। इसी को लेकर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बयान दिया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा सरकार के पास कांग्रेस के हर सवाल का जवाब है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में बेरोजगारी ज्यादा थी, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी ने रोजगार दिया है। सेशन में विपक्ष यही तैयारी करके आता है कि हम सरकार को घेरेंगे, लेकिन सरकार पूरी तरह तैयार रहती है और सरकार उनके जो भी सवाल होते हैं उनका जवाब देती है
और इस तरह की कोई बात नहीं है कि सरकार को घेरने वाली, क्योंकि जहाँ बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी को अगर देखें तो उनकी सरकार में 10 साल में कितने लगे थे और हमारी सरकार में 9 साल के अंदर कितने लगे हैं, अगर कोई आंकड़ा इकट्ठा करेगा तो उनको पता लग जाएगा। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी अपनी पार्टी के कामों का बखान कर रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ दिया जाता था, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी बदलाव लाई है। भारत संकल्प यात्रा के बारे में कहने के पूर्व मैं कुछ बातों के बारे में आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं 2014 के पहले योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके दिया जाता था, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में योजनाओं का लाभ गरीबी, गांव, एक वर्ष के बाद एक मंत्री बन रहा है। हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीति अब तेज हो गई है। बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रखी है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक बिक्रम सिंह कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए नजर आए। सुक्खू सरकार ने कांगड़ा के साथ भेदभाव किया, ये उन्होंने कहा कि कांगड़ा से हर बार 4-4 मंत्री बनते थे, लेकिन सुक्खू सरकार ने 1 साल बाद कांगड़ा को एक ही मंत्री दिया है। कांगड़ा से भेदभाव किया गया है, कांगड़ा के साथ ही सही नहीं हुआ है। तो कांगड़ा के मुद्दे को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुक्खू सरकार पर हमला बोलते नजर आए। एक मंत्री बन रहा है, ये कोई बड़ी ज्यादा खुश होने वाला विषय नहीं है। वहाँ पे सदा ही चाहे वीरभद्र सिंह जी रहे हो, चाहे श्री जयराम ठाकुर जी रहे हो, चाहे श्री प्रेम कुमार धूमल जी रहे हो, 4 मंत्री वहाँ से बनते हैं। क्या कारण है कि आज भी वो 4 मंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं? क्या कारण है कि वहाँ से केवल एक व्यक्ति को लिया जा रहा है, एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जा रहा है? भले कि हिमाचल की सुक्खू सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल को सफल बता रही हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के 1 साल से नाखुश नजर आ रही है। बीजेपी विधायक बिक्रम सिंह ने कांग्रेस के 1 साल के कार्यकाल को फेल बताया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने अपनी गारंटियों को पूरा नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में भिन्न भिन्न सरकारों की अगर तुलना आप करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का 1 वर्ष सबसे ज्यादा निराशाजनक वर्ष रहा है। ये एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग को जो अपेक्षाएं इस सरकार से थी वो नहीं हुई, और ये सरकार झूठ बोलकर, जिसने सरकार बनाई, झूठी गारंटियां दी, उसके कारण से लोगों में भारी रोष पनप रहा था। इसलिए ये लोगों की तरफ से लग रहा था कि इस दिन को जश्न के रूप में ना मनाया जाए, इसको आक्रोश के रूप में मनाया जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में आक्रोश रैलियां निकाली। हिमाचल कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है और इसी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है। ऐसे तो मैं आपको सही तरीके से बताऊं, लोग चाह रहे थे कि हमको भी कहीं ना कहीं तवज्जो मिलती तो हमारे हाथ भी मजबूत होते और हम भी उसी जील से काम करते। आप एक व्यक्ति को, अगर किसी इलाके के व्यक्ति को आप बढ़ाते हैं तो उसका ये संदेश जाता है कि नहीं, हमारे किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, चाहे सरकार में चाहे संगठन में। उससे सभी वर्कर हमारा चार्ज हो जाता है और उस झील से वो पार्टी के लिए काम करता है। अभी थोड़ा निराशा जरूर है, पर हम चाहेंगे कि जल्द इस पे सरकार भी संज्ञान ले और हमारा हाई कमांड वो भी इन बातों का संज्ञान ले, ताकि हम 2024 के चुनाव में नशे का मुद्दा अहम रहने वाला है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने में जुटा है। ऐसे में बात अगर उत्तराखंड की करें तो नशे पर लगाम लगाने के लिए धामी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संकल्प इसको लेकर लिया गया है 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का दावा। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ड्रग्स फ्री देवभूमि, जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को
हम ड्रग्स फ्री करेंगे, यानी कि लत, नशे की लत को समाप्त करेंगे, नशे को समाप्त करेंगे। ये केवल हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इसको हम जब तक समाप्त नहीं कर देते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसमें सभी को कहीं ना कहीं साथ आना होगा, सभी को काम करना होगा। जहां हमारे माता पिता, हमारे संस्थान। 24 की खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।